हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह और हम कर रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। हम इस बुक के आज लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर है कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। एक है आसियान और एक है सार्क। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपने बात करते हैं आसियान की। देखिए, आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो एशिया के साउथ ईस्ट नेशन है, इसके जो 10 कंट्रीज हैं, इनकी एक एसोसिएशन है, वो है आसियान। तो सबसे पहले जो आसियान आया कहां से? तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पता चला, एक लोगों ने महसूस किया कि जो ये एरिया है साउथ ईस्ट एशिया वाला, देखिए ये ऐसे एशिया है, यहाँ पर ऐसे इंडिया है, इधर जापान है, इधर ऐसे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह कंट्री है, इंडोनेशिया है। मतलब जो एरिया है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को भी बांटता है, इसलिए यहाँ की जो कंट्री है उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। इन कंट्रीज ने सोचा कि हमारी एक अलग एसोसिएशन होनी चाहिए। एसोसिएशन किसी मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं, अपने देश की डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी एक इनकी एसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब यहां इसका आइडिया कैसे आया? इसका आइडिया आया 1956 में, क्यूबा में जो एसोसिएशन हुआ था। क्यूबा में ये सभी कंट्रीज आपस में मिली और इन्होंने एक ऐसा एसोसिएशन बनाने के बारे में सोचा। ठीक है, तो अपने देखते हैं अब ये कैसे बना। इसमें 10 कंट्रीज हैं। वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो थाईलैंड, ठीक है, फिर है एक इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, और कौन सी रह गई? वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड आ गई और कंबोडिया। ये सब कंट्रीज है, इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया और इस एसोसिएशन का नाम है आसियान। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ये एसोसिएशन बनाया तो सभी के 10 के 10 मेंबर एक साथ आकर नहीं मिल गए। ये मेंबर धीरे धीरे इनके साथ जुड़े हैं आकर, इस फॉर्म के साथ आकर। तो सबसे पहले 8 अगस्त 1967 को ये एसोसिएशन बना है। उस वक्त इस एसोसिएशन में 5 ही मेंबर थे। इंडोनेशिया, देखिए कौन कौन सी आपको बताता हूं यहां पर मैं। एक तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 कंट्रीज थी जो इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में इस एसोसिएशन में शामिल थी। बाद में क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी इसमें जुड़ती गई। जैसे 1984 में ब्रुनेई जुड़ गई। ओके, 1995 में वियतनाम जुड़ गया। इधर क्या वियतनाम, ये रहा। कंबोडिया 1999 में जुड़ गया। मतलब ऐसे सभी कंट्रीज धीरे धीरे इसमें जुड़ गई और एक कंप्लीट एसोसिएशन बन गया जिसका नाम रख दिया गया आसियान। अब आसियान का
जो काम है वो इसके नेचर वो कैसे अपने वो देखते हैं, नेचर ऑफ आसियान कंट्रीज। देखिए आसियान लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, एक इसके पीछे इनका पर्पज क्या है, इनका मकसद है अपने आप को इकोनॉमिकली, कल्चरल, इनके रीजन, इनकी लैंग्वेज, इन चीजों के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना। इसके लिए इनके पास क्या है, इसके लिए इनके पास पेट्रोलियम है, गैसेस है, कोल है और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इनका आसियान में आने का मतलब कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं है। आसियान में आने का इनका मतलब है कि अपने आप को डेवलप करना। सबसे पहले यहाँ के जो किसान हैं उनको डेवलप करना, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें इसका पानी ऐसा है, यहाँ की जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है यहाँ का वैसा है कि यहाँ पर चावल बहुत होते हैं। तो इस चीज को चावल का कटोरा या फिर इस चीज को बॉल ऑफ राइस भी बोलते हैं। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा बांस है, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल है। तो इन चीजों के कारण इन कंट्री की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इन्होंने आसियान कंट्री ने क्या क्या समझौते किए आपस में अपने, वो देखते हैं कि रोल ऑफ आसियान क्या है, इन्होंने क्या समझौते किए आपस में। अब आपको पता है सारे कंट्री छोटी छोटी हैं, इनको ऐसे है कि हम लोग तरक्की करें, तो तरक्की करने के लिए क्या है, सभी के पास सभी रिसोर्सेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने जितने भी रिसोर्सेज है हम इसको आपस में बांट लेंगे। जैसे क्या है, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो, सैटेलाइट, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये अगर कोई एक देश बना रहा है तो सभी के साथ जितने भी देश आपस में बना रहे हैं इसको बांट के चलेंगे, ताकि ये जो टेलीकम्युनिकेशन से जो यहाँ के किसानों का, यहाँ के लोकल लोगों का, वर्कर्स का, यहाँ के जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ सभी की हो सके। उसके बाद इन्होंने कहा जो ट्रेड है, इन्होंने मैक्सिमम ट्रेड अपने अंदर करना है, ठीक है ना। ये नहीं है जैसे इन्होंने कोई वेस्टर्न कल्चर को अपोज नहीं करना है। ट्रेड करने का मतलब है जो ट्रेड ये दुनिया के साथ कर रहे हैं, अगर आपस में करेंगे तो इनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन है, अलग अलग देश को कुछ नहीं थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर आके वो सारे देश डेवलप हो गए। इनका मेन मकसद यही था, ठीक है, मेन चीज ये है। इसके अलावा इन्होंने एक आसियान्टा भी इनके पास। अब आसियान्टा का मतलब यही है जितने इनके पास रिसोर्सेज हैं उनको आपस में बांट कर चलना है, अपनी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ इस्तेमाल करनी है, कल्चरल को अपने को प्रमोट करना है। क्योंकि ये जो सारे लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं एक टाइप से मंगोल कल्चर से आ रहे हैं, क्योंकि सभी एक से ही है, इसलिए उन्होंने ये बात की। अब अपने देखते हैं कि इंडिया का आसियान में क्या लेना देना है, ठीक है, आके देखते हैं। इंडिया इन आसियान, देखिए वैसे इंडिया आसियान का डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया आसियान का एक कम्युनिकेट पार्टनर है। अब ये क्या चीज है, अब ये क्या चीज है, देखिए अब आसियान में 10 कंट्रीज हैं, लेकिन ये 10 कंट्रीज कुछ खुद कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन इनको थोड़ी सी बाहर से, वेस्टर्न कंट्रीज से या एशियन की बाकी कंट्रीज से थोड़ी हेल्प चाहिए थी।
तो उन्होंने बाकी कंट्रीज को अपना परमानेंट मेंबर तो नहीं बनाया, लेकिन अपने यहां पर कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग देशों को बुलाया, जिसमें 5 देश है मेन, जिसमें एक आ जाता है अमेरिका, ब्राजील, जर्मन, इंडिया और फ्रांस। इन्होंने इन कंट्रीज को बुलाया है अपने यहां पर कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपीरियंसेस यहां पर आके दे और आसियान ग्रोथ कर सके। और इनका आसियान का इनको भी फायदा है, क्योंकि आसियान जो कंट्रीज है वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर दुनिया 2 देशों में बंटी हुई है, जो दुनिया है 2 भागों में बंटी हुई है। एक तरफ है पैसिफिक ओशियन और एक तरफ है इंडियन ओशियन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये पैसिफिक और इंडियन ओशियन की जो इंपॉर्टेंस है बढ़ गई है, क्योंकि इसके ऊपर है चाइना, और चाइना चाहता है कि वो इस रीजन पर कब्जा करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। और ये बात वेस्टर्न पावर्स को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, तो अमेरिका भी इन देशों का साथ देता है ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस है वो साउथ चाइना सी से आगे बढ़कर इंडियन ओशियन तक ना आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ये एक सबसे कॉमन पैसेज है। पूरी दुनिया का जो ट्रेड है, आधी दुनिया का ट्रेड वो यहीं से जा रहा है, सिंगापुर के पास से होकर या इंडोनेशिया के पास से होकर जा रहा है। ठीक है, तो इस पैसेज में कभी भी दुनिया नहीं चाहेगी कि किसी कम्युनिज्म पावर का, किसी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी वाली किसी स्टेट की एंट्री यहां पर हो, इसलिए ये चाहते हैं कि यहां से दूर रहें, इसलिए ये यहां पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह आसियान है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपने आगे देखते हैं, छोटा सा टॉपिक था ये। आगे है सार्क, आगे है सार्क। अब आसियान में एक बात यह है कि आसियान में जितने बार भी हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने हर बार ये मुद्दा उठाया है कि देशों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए टेररिज्म को खत्म करना जरूरी है। हमारे लीडर जहां भी जाते हैं ये मुद्दा पहले उठाते हैं कि टेररिज्म को खत्म करना जरूरी है। अब अपने अपने आगे टॉपिक पे आते हैं, वो है सार्क। सार्क क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं अपने। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मतलब साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को सहयोग देकर आगे लेकर आए। अब ये क्या है देखिए, इंडिया साउथ एशिया की कंट्री है, इसके आसपास के जो देश है इन्होंने महसूस किया कि हम भी दुनिया में एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, एक प्रभाव रखते हैं, तो इसके लिए हमें भी आगे आना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज के लिए 1985 में एक कॉन्फ्रेंस करके इन कंट्रीज ने एक एसोसिएशन बना ली, जिसको बोलते हैं सार्क। अब सार्क में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया और उसके नेबर की वो कंट्रीज जो कभी उसके अंदर ही थी। कौन कौन सी देखिए, पहले तो इंडिया, फिर आते हैं हमारे पाकिस्तान, फिर आते हैं बांग्लादेश, फिर आते हैं हमारे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। बाद में इसमें अफगानिस्तान को और म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया था। तो 1985 में ये कंट्रीज इकट्ठी होकर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था सार्क। इसका मकसद था कि आपस में ही एक ट्रेड लेकर आए। ठीक है, अब वो ट्रेड कैसा था देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, अब इस पॉलिसी में इन्होंने क्या किया, जो बांग्लादेश के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था जिया उर रहमान। जिया उर रहमान ने 1977 में इस समिट से 8 साल पहले ये सोचा था
कि हमारा जो रीजन है ये अलग ही पड़ा है। अमेरिका वालों ने नाटो बना लिया, रशिया वालों ने यूएसएसआर बना लिया, ये ईस्ट वालों ने अपना ये आसियान बना लिया। तो हमारी कंट्रीज जो पिछड़ी हुई हैं, जिनको अभी डेवलप करना है, इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो इन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए और फाइनली ये एक 1985 में सार्क बन गया। अब सार्क में काम क्या है, सार्क में क्या चाहते हैं, क्या काम हो? देखो, एक तो इनका मानना है, देखो इनकी क्या है चार्टर, अपने देखते हैं कि इसका चार्टर क्या है सार्क का, उसमें क्या कुछ लिखा है। चार्टर ऑफ साउथ। पहले तो इसने बताया कि हम क्या हैं। इसमें बताया है कि जो सार्क है ये दुनिया की, इसके अंदर लगभग 21% आबादी है। इसके अंदर दुनिया का लगभग 3% लैंड है। इसके पास दुनिया की लगभग 9.1% जीडीपी है। इसलिए ये अपना दुनिया में एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंस एक अपना रखता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे लेकर आएंगे? एक तो इन्होंने अपने अंदर ट्रेड को बढ़ाना है, इन्होंने अपने अंदर ट्रेड को बढ़ाना है। आज इन कंट्रीज में ट्रेड हो रहा है लगभग 1% होना है, उस वक्त मतलब हो रहा था। इन्होंने कहा था हमने इस ट्रेड को 1% से बढ़ाकर 10% पर लेकर आना है। अब ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए इन्होंने कहा कि सभी देश जो आपस में सार्क के मेंबर्स हैं, ये सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर टैरिफ को 20% तक कम करें, माइनस करें 20% तक टैरिफ को, ताकि कंट्रीज आपस में अच्छे से ट्रेड कर सकें। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, वही कारण इसका कारण है। इसमें सबसे बड़ा जो जीडीपी वाला कंट्री है वो है इंडिया, और दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं हैं। इसी कारण लास्ट ईयर जो काठमांडू में सार्क का समिट होना था, उसमें इंडिया नहीं गया, क्योंकि इंडिया ने कहा वहां पर पाकिस्तान भी आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपने इस चार्टर में क्या लिखा गया। चार्टर में एक तो ये बात लिखी गई है टैरिफ बढ़ा कम करना ताकि ट्रेड हो सके। दूसरी बात इन्होंने लिखी हुई है कि एक साल में कम से कम 2 समिट इनकी होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि समिट में वहां के नेशनल लीडर से आए, वो अपने कह रहे हैं कि आप हाईली लेवल के डिप्लोमेट या अपने देश के सेक्रेटरी भेज सकते हो, ताकि कम से कम 2 समिट हो और ये जो एसोसिएशन है वो और आगे जा सके। अब अपने आज के टाइम में देखते हैं कि इसकी क्या इसकी इंपॉर्टेंस रह गई है। आज के टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम होगी, लगभग खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि ये जो सार्क समिट है, जो सार्क का जो एसोसिएशन है, वो मेन चलता था इंडिया पर। अब जब से पुलवामा का हमला हुआ है, अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने करवाया है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन बड़े टेंशन में चल रहे हैं। इसके कारण लगातार 2 बार इंडिया ने सार्क समिट को विजिट नहीं किया है। इंडिया ने कहा कि वहां पर पाकिस्तान आएगा। इस तरह से ये जो समिट है, एक ग्रुप है, इंडिया इससे एक तरीके से बाहर निकलना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को बाहर निकालकर एक अलग ग्रुप बनाया जाए। इसलिए इंडिया आज के टाइम में इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये था आज का टॉपिक, छोटा सा चैप्टर था, 2-3 पेज का ही है। आप लोग बुक में से मैप देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि कौन सी कंट्री कहां पर है। ये है इस बुक का एनालिसिस। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।